चलो क्या था कि ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम, एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है और मैटर भी जा सकता है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सिर्फ एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है, आपका मैटर अंदर बाहर नहीं जा सकता, वो हो गया क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड के अंदर ना एनर्जी बाहर जाएगी ना ही आपका मैटर बाहर जाएगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम में ये बात की थी। उसके बाद कई कई टर्मिनोलॉजीज थी वहां पे, जितनी मेरे को याद है वो बताए, तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। किसी को कोई याद हो कि सर ये वाली चीज बता दो, तुम्हें बता दूंगा। मेन मेन जो होती है, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। उससे पहले क्या आता है, स्टेट आता है कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है। बच्चों प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अगर आप किसी भी सिस्टम के लिख देते हो तो आपने जो है उसकी स्टेट डिफाइन कर दी है। आपने उसकी स्टेट डिफाइन कर दी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर लिखते ही। ठीक है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, किसी भी स्टेट का जो चेंज होता है, आप 1 से 2 स्टेट में आ जाते हो, वहां पे क्या होता है, आपके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर यही बदल रहे होते हैं। 1 स्टेट के अंदर हो सकता है आपके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या हो, P1, V1 और T1। सेकंड स्टेट के अंदर क्या हो जाएंगे, P2, T2, V2 ऐसे हो जाएंगे। तो आपकी स्टेट जब चेंज हुई, तो ऐसी अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1 से 2 आने पे कौन सा पाथ फॉलो किया। अब तो हमने आइसोथर्मल वगैरह ये नाम सुन लिए, उस टाइम पे तो ऐसे बोलना पड़ता था बेटा अलग अलग प्रोसेसेस हो सकते हैं, किसी से भी जाओगे तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जो अलग पाथ पे जाने से डिफर करती है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिनको पाथ से फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये मुद्दा है कि फाइनल स्टेट क्या है, उससे वो प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाती है। जैसे कि बच्चों टेम्परेचर, आप P1 V1 T1 से P2 V2 T2 आओगे, तो T2 जो आपका टेम्परेचर है, आप जिस भी 1 स्टेट से आए, T2 टेम्परेचर आपका एज इट इज रहेगा, चाहे आप आइसोथर्मल तरीके से आओ, आइसोबारिक से आओ, आइसोकोरिक से आओ, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा 2 स्टेट के अंदर। लेकिन वर्क एक ऐसी प्रॉपर्टी थी बच्चों कि आप 1 से 2 जब आ रहे हो तो कौन सा पाथ फॉलो करोगे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका टोटल वर्क कितना आएगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। तो ये वाले जो इनके अंदर पाथ मैटर करता है, ये क्या कहलाते हैं, पाथ फंक्शन कहलाते हैं। जिनके अंदर पाथ मैटर नहीं करता उन प्रॉपर्टीज को हम स्टेट फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात की थी कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। अभी तक कोई फॉर्मूले पे नहीं गए, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं जब टर्मिनोलॉजी देख रहे थे। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी भाई साहब, अगर कोई ऐसी चीज है जैसे कि 25 किलो बर्फ उठा के लाओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो मैटर है, जो भी सब्सटेंस सिस्टम है, उसका अमाउंट कितना है। भाई 25 किलो बर्फ ले आओ, 25 किलो बर्फ का भी टेम्परेचर उतना ही होता है और 2 किलो का भी उतना ही होता है। अगर सेम जगह पे रखे हुए हैं, सेम एनवायरमेंट है, थोड़ी देर के अंदर वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, और उन दोनों का जो है टेम्परेचर सेम आ जाएगा। 25 किलो उठा लो, 0 किलो उठा लो, 0 के अंदर तो क्या ही आएगा, 2 किलो के अंदर 0 किलो तो खत्म ही हो गया। 2 किलो बर्फ उठा लो, 25 किलो उठा लो, दोनों का जो टेम्परेचर होगा या तो 0 होगा, या बिल्कुल अभी फ्रिज से निकाल के लाए तो हो सकता है 0 से थोड़ा कम हो, -2 -4 इस तक हमारा फ्रिज ले जाता है, तो इतना टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, लेकिन सेम होगा दोनों का, चाहे 25 kg और 2 kg हो। ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट डिपेंडेंट ऑन अमाउंट, वो क्या कहलाती है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, टेम्परेचर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, 25 किलो 2 किलो सबका सेम टेम्परेचर आता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, जिसको अमाउंट से फर्क पड़ता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑन अमाउंट, डिपेंडेंट ऑन अमाउंट। इसके अंदर क्या होगा, एग्जाम्पल है बच्चों इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका एक एग्जाम्पल है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सर हमारी अमाउंट के साथ चेंज हो जाए। 25 किलो जो आप आइस लेके आए और आप 2 किलो लेके आए, उन दोनों के जो वॉल्यूम होंगे वो अलग होंगे। वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना अमाउंट, आपने कितना अमाउंट उठाया है, इस बात पर अगर कोई प्रॉपर्टी डिपेंडेंट होती है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैंने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट पढ़े थे टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, अलग अलग तरीके के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हो सकते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। एक और होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जिस स्टेट से चले थे उसी स्टेट के ऊपर वापस आ जाओगे, बीच बीच में अलग अलग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यूज होंगी, लेकिन स्टार्टिंग में अगर किसी P1 V1 T1 वैल्यू से चले थे, तो जब तक आपका प्रोसेस खत्म हुआ आप उसी के उसी वैल्यू के ऊपर आ जाओगे, स्टेट 1 पे ही पहुंच जाओगे जैसे से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है भाई, ये हो जाते हैं साइक्लिक प्रोसेस। आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। ये बात हो गई। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, अभी चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ 1 ही मिनट के लिए, मतलब 1 ही मिनट के लिए, ताकि अगर डाउट नहीं आए तो फिर आगे चल देंगे जल्दी जल्दी।
आधा घंटा तो हो ही गया क्लास का, नई चीज भी पढ़े कुछ। ऑल क्लियर। चलो इसके बाद जो है बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात हो गई, कैसे कैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद जो है सीधे सीधे बात आ जाती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, हर टीचर की अपनी अपनी मतलब मर्जी होती है, स्ट्रेटेजी होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चों तीन चीजें होती हैं, डेल यू, क्यू और डब्ल्यू। ठीक है, आप किसी को भी पहले पढ़ लो, बात यह है तीनों पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए तीनों चीजों को पढ़ना है, तीनों का कैलकुलेशन करना सीखना है। जैसे कैलकुलेशन सीख लोगे, जैसे ही कैलकुलेशन सीख लोगे आपकी ये सारे के सारे फॉर्मूले को अप्लाई करना जान जाओगे। आपको क्या चाहिए, कोई क्वेश्चन के अंदर आएगा डेल यू बताओ भाई, क्यू कैलकुलेट करने के लिए चीजें दे देगा, डब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए चीजें दे देगा। क्या करोगे, क्यू कैलकुलेट करोगे, डब्ल्यू करोगे, इस फॉर्मूले के अंदर इन दोनों को पुट करोगे, डेल यू की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि सर हमको जो है इंटरनल एनर्जी क्यू और डब्ल्यू इन सबको कैलकुलेट करना आना चाहिए। इनके फॉर्मूले लिख देता हूँ भाई। डेल यू जो है, डेल यू का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एन सीवी dt। और अगर आपका सीवी कांस्टेंट था, अगर आपका सीवी कांस्टेंट था तो आप इसको लिख सकते हो एन सीवी डेल टी इफ सीवी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया डेल यू का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सीवी क्या होता है। तो बच्चों हीट कैपेसिटीज होती है मेरे पास, अगर आपको हीट कैलकुलेट करनी होती है ना, ये तो डेल यू का फॉर्मूला हो गया। हीट को कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, हीट के बच्चों तीन फॉर्मूले होते हैं, Q इक्वल सी इंटू डेल टी, Q इक्वल एन सी एम डेल टी और Q इक्वल एन सी एन एन एम एस डेल टी। ठीक है, ये किसका होता है, ये हीट कैपेसिटी से लिया, ये वाला मोलर हीट कैपेसिटी से। सी क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है, सीएम क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी होता है, एस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अगर आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करूंगा, कांस्टेंट प्रेशर, तो आप मोलर हीट कैपेसिटी को क्या बोलने लग जाओगे सर, सीपी। और अगर इसकी बात करूंगा कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो बच्चों इसको क्या बोलने लग जाएंगे हम लोग, सीवी। ठीक है, ये चीज हो गई। इनसे आप हीट कैलकुलेट कर सकते हो। हीट कैलकुलेट करनी सीख ली, डेल्यू के फॉर्मूले के अंदर सीवी होता है वो देख लिया। सीवी क्या होता है, किसी भी प्रोसेस के लिए अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसकी जो मोलर हीट कैपेसिटी आती है वो सीवी आती है, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी को सीवी बोलने लग जाते हैं जो भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया इस फॉर्मूले तक की चीजें। उसके बाद क्या आएगा भाई साहब, क्यू, क्यू हो गया। डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है हमारा, वर्क। ठीक है, मिटाते नहीं है, ऊपर लिख देता हूँ मिटाने की जो चीज है, इंटेंसिव एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है ना। वर्क का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ भाई, वर्क का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, वर्क का फॉर्मूला डब्लू का बच्चों एक बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है। इसको ना जो टॉपिक लिख रखा था वहां पे हेडिंग वो तो ये थी कि एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसी से आपके 8 तरीके के वर्क आ जाएंगे, रिवर्सिबल के 4, इरिवर्सिबल के 4। ठीक है, 8 के 8 आप इसी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो। रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो होता है वो हम दूसरे तरीके से डिराइव करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके डिराइव नहीं करते क्योंकि उससे और जल्दी आ जाता है, जल्दी होता है। लेकिन कुछ कुछ क्लासों के अंदर मैंने इससे भी डिराइव करके बताया था, जहां पे मैंने पीवी की पावर गामा को यूज किया था, पीवी की पावर गामा को कांस्टेंट बोल के इक्वेशंस चेंज की थी। क्या करना होता है बच्चे इस फॉर्मूले के अंदर कि W इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल डीवी लिख रखा है, इस माइनस पी एक्सटर्नल डीवी को ना अलग अलग कंडीशन लगाते हैं। एक कंडीशन होती है इसकी पी एक्सटर्नल यदि कांस्टेंट हो जाए, इसके अंदर बच्चे आपके 5 फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, सारे के सारे 4 इरिवर्सिबल प्लस रिवर्सिबल आइसोबारिक, ये आपके इसी फॉर्मूले में कवर हो जाते हैं। जैसे ही आप पी एक्सटर्नल कांस्टेंट करोगे ना, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन के बाहर आया आपके डीवी का इंटीग्रेशन बनेगा, डीवी का इंटीग्रेशन बनेगा क्या आ जाएगा, डेल वी। तो डब्ल्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। आपके 5 के 5 प्रोसेस इसके अंदर आ गए, 3 बच गए, एक बचेगा बच्चों रिवर्सिबल आइसोथर्मल। इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल -2.303 NRT लॉग, कलर बीच में गलत आ गया, ये दिखेगा, लॉग V फाइनल बाय V इनिशियल। एक फॉर्मूला इसका ये होता है, एक फॉर्मूला होता है -NRT लॉग P इनिशियल बाय P फाइनल। ये फॉर्मूले हो जाते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल के। यहाँ पे जो है -203 को, इसमें भी -2.303 आएगा,
-2.303 को गायब कर दो, लॉग की जगह क्या लिख सकते हो, ln लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे 4 बन जाते हैं, दोनों के अंदर लॉग को रिप्लेस कर दो ln से, 2.303 को गायब कर दो, तो आपके पास क्या है, वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, 4 फॉर्म्स आ जाती है, ठीक है। ये बात हो गई, वॉल्यूम की टर्म्स में लिख लिया, प्रेशर की टर्म्स में लिख लिया। उसके बाद क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ऊपर वाले कोने में लिख देता हूँ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक का फॉर्मूला, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका क्या फॉर्मूला आता है बच्चों, W इक्वल NR डेल टी अपॉन गामा -1, और एक दूसरी फॉर्म भी आती है P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल बटे गामा -1, ठीक है। ये दोनों लिख दिए आमने सामने इक्वल करके, ठीक है। ये अलग अलग डिराइव कर रहे होते हैं वहां पे, इनके अंदर पहले करते हैं NR डेल टी वाला डिराइव, फिर इसके अंदर क्या करते हैं, डेल टी के अंदर चेंजेस करते हैं, NRT बाई V इसकी वैल्यूज रखते हैं, NRT बाई V या पता नहीं क्या रखते हैं, मेरे को याद नहीं, प्रेशर वॉल्यूम के लिए रखते हैं, T की वैल्यू ना PV बाई NR रखते हैं वहां पे, और फिर P फाइनल V फाइनल टाइप के हमारे आंसर आ जाते हैं, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह तो भैया तुम रिकॉर्डिंग में देखना डिटेल में। रिवर्सिबल आइडिया हो गया, बोले सर 5 तो हो गए पहले, और जो 3 है आप कह रहे थे इससे अलग निकलेंगे, तो 2 तो सर फॉर्मूले हो गए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और कौन सा था तीसरा, कौन है तीसरा भाई, रिवर्सिबल जो है आइसोकोरिक है, इसको इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसके वर्क की वैल्यू 0 आती है। वर्क की वैल्यू क्यों 0 आती है बच्चों, इसका ना वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और जब जब मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा मेरे वर्क की वैल्यू 0 आएगी। वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से डीवी की वैल्यू 0 बन जाती है, डीवी क्या है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर मेरी वॉल्यूम ही कांस्टेंट रही तो स्मॉल चेंज कहां से आएगा, तो मेरा डीवी 0 हो जाता है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों मेरे पास 0, ठीक है। 8 के 8 फॉर्मूले हो गए, 5 एक में लपेट दिए, 2 अलग से याद किए, ठीक है। रिवर्सिबल आइसो का, रिवर्सिबल एडिया का, और फिर आखिरी को कह दिया आइसोकोरिक रिवर्सिबल को 0, ठीक है। यहां तक डाउट हो तो बता देना भाई। फिर जो है कोई अगली चीज याद करते हैं। अगली चीज थी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्कुल एंटायरली अलग टॉपिक है। उसके अंदर क्या करना होता है, कोई भी आपका एटम है किसी भी टाइप का, गैस का मॉलिक्यूल है, वो कितने टाइप के मोशन कर सकता है, चैट ऑन है ना, हाँ चैट ऑन है, तो अगर डाउट हो तो बताते रहना, ठीक है। वो आपके अलग अलग तरीके के मोशन कर सकता है, कितने तरीके के इंडिपेंडेंट मोशंस कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट करते हैं हम। जब रोटेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते हैं तो कहते हैं कि आपके लास्ट का बता दो थोड़ा, लास्ट मतलब वर्क का लास्ट, की अभी लास्ट लास्ट क्या चीज पड़ी थी, क्योंकि लास्ट क्या चीज पड़ी थी उस पर तो पहुंचूंगा धीरे धीरे सीक्वेंस से। एंथैल्पी पढ़ा होगा लास्ट, उस पर अभी पहुंचूंगा। और अभी वर्क का ही जो समझ में ना आया हो तो ऐसे मत बोलो यार, फॉर्मूले लिखे जो बहुत दिन, ये ना देखो क्या करना है, एक बेसिक फॉर्मूला है, उस बेसिक फॉर्मूले के अंदर पी एक्सटर्नल को कांस्टेंट लिख के एक फॉर्मूला बनाते हैं, ये वाला जो मैंने ऐसे करके लिख रखा है, ये वाला जो लाल से टिक करके दिखा रहा हूँ, ऐसे टिक करके, ये वाला फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या जाते हैं, चारों के चारों इरिवर्सिबल प्रोसेस, चारों इरिवर्सिबल मतलब चारों इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक इरिवर्सिबल हो गया, आइसोकोरिक हो गया इरिवर्सिबल, और आइसोकोरिक ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये चारों इसमें आ जाएंगे, और आइसोबारिक भी रिवर्सिबल वाला इसके अंदर आ जाएगा। 5 के लिए तो ये एक फॉर्मूला है, बाकी के तीनों के लिए साइड में अलग फॉर्मूले लिख दिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के फॉर्मूले लिख दिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिख दिए, रिवर्सिबल आइसोकोरिक का 0 बता दिया, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इंडिपेंडेंट टाइप के कितने मोशंस रख सकता है हमारा मॉलिक्यूल, वो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट कर लेते हैं। ट्रांसलेशनल रोटेशनल तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करते हैं। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे हमेशा 3 आते हैं, रोटेशनल जो है हर टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर अलग आते हैं, मोनोएटॉमिक के अंदर 0 आते हैं, डायटॉमिक के अंदर 2 आते हैं, पॉली एटॉमिक लीनियर पॉली एटॉमिक के अंदर 5 आते हैं, और रोटेशनल 2 आएंगे, टोटल 5 आएंगे, 3 प्लस 2, ट्रांसलेशनल 3 और 2, 5 आ जाएंगे। और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए रोटेशनल भी 3 आते हैं, ट्रांसलेशनल भी 3 आते हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके 6 आ जाते हैं। फॉर्मूला होता है वहां पे सीवी सीपी और गामा का, सीवी का फॉर्मूला होता है F/2R, तो F क्या हुआ, आपकी टोटल जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को जोड़ के आपकी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल आ रही है वो हम लिख देते हैं F/2। के अंदर हमारे पास सीवी की क्या वैल्यू हो जाती है, सीवी की वैल्यू हो जाती है, अगर आप लिख रहे हो मोनोएटॉमिक के लिए तो उसके लिए ट्रांसलेशनल 3 होते हैं, रोटेशनल 0 होते हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। नहीं नहीं नहीं, क्लास 9:15 तक की है, 8:15 पे स्टार्ट करी थी, 5 मिनट लेट थे, 10-15 मिनट बात करी, ठीक है। क्लास में है अभी टाइम, नहीं 20-25 मिनट है, जब तक क्लास खत्म होगी तब तक कुछ नया शुरू कर दूंगा। आज जो है एंट्रोपी भी थोड़ा सा शुरू कर देंगे। तो क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमारी टोटल आ गई 3 आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल 3 और रोटेशनल 0, टोटल 3 हो गई,
तो हम वहां पे CV की वैल्यू क्या लिख देंगे 3/2R, ऐसे करके वहां पे फॉर्मूले थे, फॉर्मूले से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू ले ली थी। उसके बाद क्या आया था, इंथैल्पी आया था। इंथैल्पी होता है बेटा H=U+PV। ठीक है, ये एक नई थर्मोडायनेमिक जो है टर्म इंट्रोड्यूस करी गई। क्यों इंट्रोड्यूस करी गई, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो प्रोसेसेस और रिएक्शंस होते हैं वो ओपन भी करके अंदर केमिकल रिएक्शन होएगा तो उसका एटमॉस्फेयर से कनेक्शन हो जाता है। जैसे एटमॉस्फेयर के कनेक्शन में कोई चीज आती है उसका ना प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, वो आइसोबारिक प्रोसेस बन जाती है। तो जैसे ही वो आइसोबारिक प्रोसेस बनती है बच्चे, उसके प्रेशर कांस्टेंट के लिए हम देखते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट वाले जितने प्रोसेस है ना, इनके लिए कोई नई चीज उठा के लाओ जो इन रिएक्शंस को स्टडी करने में, इन प्रोसेस को स्टडी करने में हेल्प करे। तो उन्होंने कहा कि ना एंथैल्पी ले आओ। उन्होंने कहा क्या फायदा इसका, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर का है तो उसका जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो हीट के बराबर आता है। कांस्टेंट प्रोसेस के अंदर एंथैल्पी चेंज की वैल्यू हीट के बराबर होती है, इसलिए जनरली एंथैल्पी चेंज को ना हीट बोल रहे होते हैं। वहां पे आपको पता होना चाहिए, अगर आप इसको हीट बोल रहे हो तो ये कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस रहा होगा। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अंदर हमारे डेल एच की वैल्यू क्या आ जाती है, QP। QP मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये फॉर्मूले भी पिछले वाले मिटा दें क्योंकि एंट्रोपी में इसकी जरूरत पड़ेगी। थोड़े से एंथैल्पी के फॉर्मूले भी लिख देता हूँ, साथ साथ भाई कॉपी के अंदर नोट करते रहा करो। जिस भी बालक ने मुझे कहा था कि सर फॉर्मूले याद दिला दो, मैं तो दिला रहा हूँ लेकिन तुम्हारी कॉपी में होने चाहिए, कॉपी के अंदर होने चाहिए। बच्चों डेल एच की वैल्यू QP आती है एट कांस्टेंट प्रेशर। QP को क्या लिख सकते हो, NCP डेल T। ठीक है, डेल एच के ये दो फॉर्मूले आगे, किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। डेल एच को बच्चों H ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस H ऑफ रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हो, क्योंकि डेल एच का क्या मतलब हुआ, H फाइनल माइनस H इनिशियल। फाइनली क्या एंथैल्पी होगी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, सर जो प्रोडक्ट बनेंगे उन सारे के सारे प्रोडक्ट की एंथैल्पी जोड़ दूंगा, ये मेरी H फाइनल की वैल्यू आ जाएगी। H इनिशियल क्या होगा भाई साहब, H इनिशियल होगा जो भी आपने रिएक्टेंट शुरू में लिए थे रिएक्शन से पहले, वो सारे के सारे H इनिशियल बना रहे होंगे। तो डेल H की वैल्यू क्या आ जाएगी, H प्रोडक्ट्स माइनस H रिएक्टेंट्स। इसका एक और फॉर्मूला होता है, केमिकल रिएक्शंस में काम आ जाता है, और एक होता है केमिकल रिएक्शन विद फेज चेंज। इसके अंदर क्या होगा, आपके गैस के मोल्स चेंज होंगे। तो डेल एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, एक ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद भाई साहब अलग अलग टाइप के ना हीट पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि बात करूं मैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, तो हम करते क्या उन हीट्स के अंदर, हमको एक टाइप ऑफ रिएक्शन पकड़ते हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन आप करवा रहे हो, ये टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पकड़ लिया। इसके अंदर ना देखते क्या हो रहा है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसके अंदर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्ट करके और वाटर बना लेंगे। वाटर प्लस साल्ट बनाते हैं, तो हम कहते हैं जब ये वाटर प्लस साल्ट बनाएंगे तो ये इनके एक एक मोल उठाने पे, इनके एक एक मोल उठाने पे वाटर प्लस सॉल्ट बनाया, तो जितना एंथैल्पी चेंज आया उस एंथैल्पी चेंज को बोल देंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ऐसे करके क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की अलग अलग थी वहां पे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन थी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ डिसोसिएशन ऐसे करके थी, एवरेज मीन बॉन्ड डिसोसिएशन, पता नहीं 5-6 थी। ये पढ़ाई होंगी कुछ क्लासेस में, मैंने पढ़ाई होंगी, और सबने तो, और टीचर्स ने तो पढ़ाई थी सबने, और सबने पढ़ा दिए, मेरे से ही मिस हुई है। तो यहाँ तक था बच्चों, आपने अब तक क्या पढ़ा है वो, इसमें डाउट है तो बताओ, वरना आज से सेकंड लॉ की बात शुरू करते हैं कि सेकंड लॉ क्या होता है। सेकंड लॉ भी पिछली क्लासेस में थोड़ा सा पढ़ाया गया, जल्दी से मैं सेकंड लॉ के ऊपर आता हूँ कि सेकंड लॉ क्या होता है। सेकंड लॉ ना, इसके अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको किताबों में कुछ कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लिखे मिल जाएंगे। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है, वो कुछ कुछ बोलता रहता है, मेरे को भी याद नहीं आता, मेरे को भी कभी याद नहीं रहता। एक बड़ी सी स्टेटमेंट होती है कि इफ देयर इज हीट इंजन, एक एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, कि आप एसिड और बेस को मिक्स करो, एसिड के अंदर बेस मिक्स कर दो, क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर। अगर आपने इन दोनों का एक एक मोल लिया था, तो इस वाले केस के अंदर जितनी डेल एच आएगी आपकी इस रिएक्शन की, डेल एच रिएक्शन क्या हो जाएगी, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। तो ये जो डेल एच रिएक्शन आएगी बच्चे, ये आपकी क्या कहला जाएगी, ये वैल्यू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये बस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेल एच इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो सेकेंड लॉ की जो है प्राची, हो गया क्लियर, इतना ही करना है बस, एक एक मोल उठा के लाना है, एसिड बेस मिक्स करना है, पानी और साल्ट बनाएंगे, जितना डेल एच एंथैल्पी का चेंज आएगा वो बोल देंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके ठीक है,
तो सेकंड लॉ के बारे में बच्चों अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है और एक जो फेमस स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट है। उसके बाद इन दोनों स्टेटमेंट्स के कंक्लूजन निकाला जाता है। वो कंक्लूजन जो है वो सबसे प्यारा, सबसे आसान समझने के लायक है। ये जिसके स्टेटमेंट होते हैं बड़े भारी भारी होते हैं, जिसका कंक्लूजन है वो ऐसा है कि सेकंड लॉ के हिसाब से, एक तो इसके अंदर एक कंक्लूजन ये आता है कि आप हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी ही हीट को ले जा सकते हो बिना कोई फोर्स लगाए। अगर आपको कोल्डर से हॉटर की तरफ ले जाना है तो आप बिना फोर्स लगाए नहीं ले जा सकते, आपको कुछ ना कुछ वर्क लगाना पड़ेगा तब होएगा। यानी कि नेचुरल जो आपका हीट का फ्लो है वो हॉटर से कोल्डर की तरफ होता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। उसके बाद क्या आता है, सेकंड लॉ के अंदर दूसरा एक और स्टेटमेंट आता है बच्चों, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जब होनी है ना मेरी, अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म में जाना है तो कभी भी 100% कन्वर्जन नहीं हो सकता। आप अगर कहीं से हीट उठा के लाए 100 जूल और आप उसका वर्क बनाना चाहते हो तो आप उसका 100 का वर्क नहीं बना पाओगे, 70 का वर्क बन जाएगा। 30-40 कोई भी मतलब एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। 70-30 क्या हो जाएगा, 70 का वर्क बन गया, 30 हीट बच गई। अगर 60 का वर्क बनाओगे तो 40 की हीट ही बच जाएगी। तो एनर्जी कन्वर्जन ना आपका कभी भी 100% नहीं हो सकता, ऐसा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। ठीक है, बोले तो देख लो कहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन होता है। एनर्जी कन्वर्जन कहाँ होता है, बाइक का इंजन। बाइक का इंजन थर्मोडायनेमिक्स के उपयोग यही तो हो रहे हैं। एक तो किसमें होता है, आईसी इंजन होते हैं जो बाइक्स के इंजन। एक क्या होता है, आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग। आपके एसी वगैरह भी थर्मोडायनेमिक्स का भारी यूज करते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन हो गया, जो आपकी रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज है वो भी एसी थर्मोडायनेमिक्स का भारी यूज लेते हैं। दो ये चैप्टर हो गई। पावर प्लांट्स जो होते हैं ना वो भी काफी यूज लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि ना वो पानी को बॉईल कर रहे होते हैं। तो पानी को बॉईल करके उसके अंदर प्रोसेसेस लगाए जाते हैं, तभी वो पानी बॉईल होता है, उससे एनर्जी बनाई जाती है। हम सबसे सिंपल वाला समझते हैं, आईसी इंजन, बाइक का इंजन, ये गाड़ी का लगा लो। ये क्या करता है बच्चों, आप इसको हीट देते हो। कहाँ से लाते हैं हम हीट, फ्यूल को बर्न करके। इसके बदले में क्या मिलता है भाई साहब मेरे को, काइनेटिक एनर्जी। सबको पता है हमारी बाइक या गाड़ी चलने लग जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। सर हीट दी थी और काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ये जो काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से वर्क है। ठीक है, वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है। यानी सर हीट लेके आए थे और काइनेटिक एनर्जी बन गई। बट आप अगर 100 जूल हीट दोगे ना तो आपको 70 जूल ही काइनेटिक एनर्जी मिल पाएगी। कहोगे सर एनर्जी तो डिस्ट्रॉय होती नहीं है, गई कहाँ 30 जूल हीट। 30 जूल हीट बच्चों रिजेक्ट हो गई। इस सिस्टम ने कहा कि 30 जूल को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, एच रिजेक्टेड, कह रहा है इसको नहीं कन्वर्ट करूंगा मैं। तो क्या क्यों नहीं करोगे भाई साहब, तो इसने कहा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कभी भी 70 + 30 100 का 100 कन्वर्जन नहीं करूंगा। निखिल जी बताइए, हैंड रेस किया आपने, चैट बॉक्स में लिख दो भाई क्या डाउट है। चलिए, तो कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है ना वो कहता है कि 70 ही मिलेगी या इससे कम मिलेगी। 70-72 के इंजन भी, अभी ह्यूमन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं आई कि 70 से भी ऊपर चले जाओ। तुम 70 तक का ले लो, 70 जूल तक कन्वर्ट करके दे दूंगा, बाकी 30 जूल ना रिजेक्ट कर दूंगा। वो रिजेक्ट होके कहाँ जाती है, इंजन के वॉल्स में। आपके इंजन गर्म हो जाने लग जाते हैं थोड़ी देर में। क्या हुआ है, जो 70 जूल है वो तो वर्क में चला गया, आपकी बाइक चल रही है। 30 जूल जो है वो इंजन की वॉल्स गर्म हो गई। इंजन की वॉल्स गर्म हुई, अब इसमें क्या हो जाता है बच्चों, हमारा नुकसान हो जाता है। नुकसान क्या होता है, आपने तेल जलाया था चलने के लिए और आपका तेल जल के क्या कर रहा है, इंजन गर्म कर रहा है। वो इंजन गर्म है, थोड़ी देर बाद जब बाइक खड़ी कर दोगे एनवायरमेंट में उस हीट को छोड़ देगा। इसके लिए थोड़ी हमने जलाया था अपना तेल, ऐसे आजकल 110 रुपए का 1 लीटर हो गया है, इसके लिए थोड़ी तेल जलाया था। तेल तो पूरा पूरा हमको चाहिए था काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन ये 30 जूल का हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। और 30 जूल तो मैंने बताया है जो बहुत अच्छे इंजन होते हैं वो 70% मतलब कन्वर्जन कर रहे हैं। कन्वर्जन को किससे देखते हैं बच्चों, एफिशिएंसी से देखते हैं। ईटा एक टर्म आती है, आगे आएगी आपके सामने। ईटा क्या होता है, ईटा एफिशिएंसी है। इसके अंदर क्या मिलता है हमको, आउटपुट बटे इनपुट। और ये एक ब्रॉडर टर्म है, ऐसा सिर्फ केमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स में नहीं हो रहा है। कहीं पे भी अगर हमको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है किसी काम की तो हम क्या देखते हैं कि हमने इनपुट क्या डाला था, उसके बदले हमको आउटपुट क्या मिला। अगर मैंने 100 रुपए किसी चीज के इन्वेस्ट करे और उस 100 रुपए से मैं 110 रुपए कमा के ले आया तो मेरा आउटपुट कितना हो गया, 110, और इनपुट कितना था, 100 रुपया। तो मेरा जो टोटल एफिशिएंसी आ गया वो कितना आ गया, 110%। 110% जो है मेरा एफिशिएंसी आ गया। मैंने 100 रुपए को 110 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे ना एनर्जी कन्वर्जन के लिए तब आपको कभी 100% नहीं मिलेगा, आप 100 से कम ही कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखिए जब मैंने 70 का कि मेरा 70% मेरे को आउटपुट मिल रहा है, जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी, हीट तो पूरी की पूरी बाहर आ रही है लेकिन आउटपुट मेरे लिए क्या है,
जो हीट मेरी चली गई एनवायरमेंट में वो थोड़ी मेरा आउटपुट है, मेरा तो काइनेटिक एनर्जी आउटपुट है। 70 जूल मेरे को मिला, इनपुट कितना दिया था 100 जूल। बच्चे इसकी एफिशिएंसी इसको 100 से और मल्टीप्लाई करते हैं, इनपुट बाय आउटपुट बाय इनपुट देखना हमको बेसिकली। तो अगर आप 70/100 लिखोगे तो 0.7 बन जाएगी, इटा परसेंटेज में लिखोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 70% आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। बहुत अच्छे इंजन बच्चों 70% एफिशिएंसी देते हैं। इन जनरल जो हमारी बाइक का इंजन है, नॉर्मल स्प्लेंडर खरीद के लाओगे, शुरू में क्या पता हो 60-65 की एफिशिएंसी दे दे, धीरे धीरे जब वो पुरानी होती जाती है 50-55 की एफिशिएंसी मिलना भी मुश्किल होता है। यानी आपका 50% तेल जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खा जाता है, वेस्ट कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपका 100% कन्वर्जन हो जाए। बताओ किसी को डाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कहना क्या चाहता है? कह रहा है कि तेल बर्बाद होएगा, ओके रहेगा। ऐसे ही फ्रिज के अंदर वर्क जो है हमारा हीट में कन्वर्ट कर रहा होता है, वर्क लगाते हैं उसमें ना गैस का बाटला बोलते हैं कि गैस खत्म हो गई फ्रिज में, वो गैस के अंदर एक साइड से वर्क लगाते हैं, तो गैस उस वर्क को हीट में कन्वर्ट करके पुश कर देती है सिस्टम से बाहर। जब भी किसी चीज से हीट निकलेगी तो सिस्टम ठंडा हो जाएगा। ऐसे करके हमारी फ्रिज चलती है। तो हमारा फ्रिज कैसे ठंडा करते हैं, एक साइड से वर्क लगाते हैं, दूसरी साइड से हीट पुश आउट हो जाती है। तो जो हीट पुश आउट होती है वो भी जितना वर्क लगा है ना, वर्क कहाँ से लेके आते हैं, उसके अंदर बिजली से लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर्स होते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा तो अब तो खत्म, अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेटर एफिशिएंसीज आपको दे पाएंगे। ठीक है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अब तो बंद हो गई। आईसी इंजन का तो राज था 100-150 साल था, अब तो ये सब चीजें बंद कर दी, तेल वगैरह फूकना। अब नया लाने लग गए ना कि आईसी इंजन तो होते हैं पेट्रोल डीजल के इंजन हमारे। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ गया। वो क्या करेंगे, कहीं दूर कोयला फूक के बिजली बना के लाएंगे, उससे हम चार्ज करेंगे। तो गाड़ी के केस के अंदर तो क्या होगा, बैटरी के अंदर एफिशिएंसी और बेटर आ जाएगी। बाकी नुकसान तो चलता रहेगा जब तक हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे नहीं आएंगे ना। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेटर एफिशिएंसी देने वाले हैं हमको, इस बात में पक्की गारंटी, क्योंकि वो क्लीन एनर्जी है। हमारे जो प्रोसेसेस है ना, हम तेल फूक के एनर्जी बना रहे हैं, मतलब कोई हम तो चला रहे हैं। जब से 150 साल पहले अरब के अंदर तेल मिला, पूरी की पूरी दुनिया इंटरेस्ट हो गई कि ये बढ़िया चीज है, जमीन में बहुत ज्यादा पड़ा है, इसको जलाएंगे और एनर्जी बनाएंगे। उस टाइम के लिए तो ठीक था कि जलाओ एनर्जी बनाओ, इतना ज्यादा था, सस्ता भी था, इतना ज्यादा बचा हुआ था। अब एक तो एक कम होने लग गया, ग्लोबल वार्मिंग करने लग गया। जब तक आप क्लीन सोर्सेज नहीं लोगे तब तक नुकसान आते जाएंगे। अभी भी हमारे पास क्लीन सोर्सेज क्या है, सोलर एनर्जी बच्चों, हमारे पास क्लीन सोर्स है। लेकिन सोलर एनर्जी की सोलर प्लेट्स होती हैं, वो सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं। वो जो प्लेट्स हैं 10 साल तक एक प्लेट चलती है। जब वो प्लेट खत्म हो जाती है उसकी लाइफ, तो वो जो सिलिकॉन से जिस भी चीज से बनी, सिलिकॉन का और कोई कंपाउंड बनाते हैं, उसका कोई डिस्पोजल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसका डिस्पोजल नहीं है। कह रहे हैं कि रॉकेट में रख के चांद पे छोड़ाया करेंगे। तो अभी भी हम मतलब देखो एडवांस होंगे, 500 साल बाद देखा करेंगे कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, एफिशिएंसीज बेटर मिला करेंगी, ऑल दैट। लेकिन अभी के लिए तो यही है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी 200 साल पहले आया था, तो उस टाइम तो किसी ने 70 का एग्जाम्पल भी नहीं दिया, वो कहोगे 30 जूल मिला करेगी, बाकी 70 वेस्ट हो जाया करेगी। तो ऐसा है। अब बच्चों इसके बाद अगर किसी को डाउट हो तो बता देना। सेकंड लॉ के बारे में बहुत बता दिया, ठीक है, डेली लाइफ से कनेक्ट हो गया हमारा सेकंड लॉ। अब बात करेंगे एक चीज की, एंट्रोपी की, कि एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी कुछ नहीं है बच्चों, आपकी जो गैस के मॉलिक्यूल है ना, गैस ज्यादातर बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, आइडियल गैसेस बाटले में डाल के उनके ऊपर वर्क करा रहे होते हैं, उनके अंदर से हीट निकाल रहे होते हैं। कोई भी चीज है वैसे तो इन जनरल एंट्रोपी किसी भी चीज के लिए आप काउंट कर सकते हो। एंट्रोपी क्या है, उत्पाद, इधर उधर घूमते रहना। जितने आपके कोई भी सिस्टम है उसको जो भी चीज कंस्टिट्यूट कर रही है, कोई एटम कंस्टिट्यूट कर रहा है, कहीं पे मॉलिक्यूल उसको कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, वो इधर उधर घूमते रहे किसी किसी वेलोसिटी से, कोई कंटेनर के ऊपर टक्कर मार रहा है। जिसके अंदर जितना ज्यादा उत्पाद होगा, रैंडमनेस होगी, जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा, कोई सिस्टम कोई डिसिप्लिन नहीं। सॉलिड के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं देखो कितने प्यारे सिस्टम से बैठे होते हैं, कहते हैं ये हमारा लैटिस है। आप 12th के अंदर ना सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर पढ़ोगे, उसके अंदर दिखाएंगे कि जब आप नमक उठा के लाते हो उसको माइक्रोस्कोप से देखते हो, उसके अंदर इतने प्यार से इतनी तमीज से कहीं पे सोडियम बैठा होता है, कहीं पे क्लोरीन बैठा है, और वो पैटर्न बार बार रिपीट होता है इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो इतने तमीज से बैठे होते हैं, उनके अंदर कोई रैंडमनेस डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पे छोटे मोटे डिफेक्ट्स आते हैं कि एक क्लोरीन भाग गया, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, एंट्रोपी कम होगी। एंट्रोपी कम होगी अगर किसी चीज के अंदर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, कोई डिसिप्लिन एग्जिस्ट करता है। कोई चीज ऐसी है
जिसका कोई दिन धर्म नहीं है, कोई मॉलिक्यूल कहीं भगा पड़ा है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कहीं पे टक्कर मार रहा है, किसी कितनी वेलोसिटी है। आप देखोगे जब सॉलिड उठाओगे तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अपने एक ही जगह के अबाउट, वो ऐसे नहीं कहीं भाग जाएंगे, वो थोड़ा थोड़ा सा मोशन करते हैं। एसएचएम मोशन पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने फिजिक्स में, वो अपने एक्सट्रीम क्या बोलते हैं, भूल गया यार, एम्पलीट्यूड, अपने एम्पलीट्यूड तक ही जाएंगे। जो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम जिस दूरी तक जा सकते हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी सेम होता है जब ऐसे मोशन मिलता है, जितनी दूर तक जा सकते हैं उसी दूरी तक जाएंगे, कहीं आगे पीछे नहीं भागते वो लोग। तो उनके अंदर क्या होता है, डिसिप्लिन होता है, अपनी जगह पे रहेंगे, अपना डांस करते रहेंगे, कहीं नहीं भागेंगे। गैस वैस का क्या है, डांस नहीं करते, ये पूरा का पूरा मतलब घूमते रहते हैं, इनका कोई डांस नहीं, कोई पैटर्न से नहीं है इनका जो डांस है वो उत्पात वाला है। मतलब जैसे मतलब नॉट गोइंग इनटू जेंडर, लेकिन जैसे लड़कों को डांस नहीं आता ना, ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स को भी डांस नहीं आता है। लड़कों के अंदर आर्ट वगैरह की स्किल्स बड़े कम होते हैं, ड्राइंग बेकार मिलेगी, डांस भी बेकार मिलेगा, और क्या बोलते हैं सिंगिंग भी बेकार मिलेगी, मतलब कोई टैलेंट नहीं। तो ऐसे गैस के मॉलिक्यूल हो गया। अब जितने ज्यादा उत्पाती, जितने ज्यादा टैलेंट लेस, डिसिप्लिन लेस, उतना ज्यादा एंट्रोपी। एंट्रोपी का एक सीधा सा मतलब है भाई साहब कि हमारा जो है सिस्टम जितना ज्यादा रैंडमनेस में होगा, जितना ज्यादा डिसऑर्डर से होगा। गजब बेइज्जती है। गजब क्या, मेरी खुद की है, मुझे मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, ना मेरे को डांसिंग आती है, ना ही मेरे को सिंगिंग आती है। मेरे को तो ग्रेजुएशन का अभी लास्ट साल था मेरा, जब मैंने बीटेक कंप्लीट करी थी अभी जुलाई तक, तो फेयरवेल देते हैं, तो वहां पे जूनियर कह रहे कि कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। मैं तो कुछ नहीं आता, कह रहा गाना गा दो, शायरी सुना दो, डांस कर दो। मुझसे कुछ ना हुआ। मैं बोला कि चाहे तुम मेरी लाश बिछा दो यहाँ पे, मुझसे कुछ नहीं होना। तुम क्या करोगे, मैं गाना गाऊंगा उसकी तुम, नहीं मैं एनआईटी में था बच्चे, मैं एनआईटी में था, तो मैं गाना गाऊंगा, तुम उसकी वो रिकॉर्डिंग कर लोगे, फिर सबको दिखाओगे कि देखो इतना बेकार गाता है। मैं कुरुक्षेत्र एनआईटी में था, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था मैं वहां पे। तो मैं कहीं नहीं है, तो ये रेंडमनेस है हमारे अंदर, मतलब ये जेंडर बेस्ड होते हैं। कि एक और चीज होती है जेंडर बेस्ड, कि लड़कियों में सिंसियरिटी बहुत होती है, क्लास के अंदर आएंगी, टाइम से आएंगी, पढ़ाई करेंगी, चलता है। अब लड़के बिल्कुल ही कोई सिंसियरनेस नहीं मिलेगी, महामक्कार मिलते हैं लड़के। ठीक है, बेइज्जती है लेकिन ये सच्चाई है। बच्चे का लड़के ना कभी भी आपको सिंसियरिटी से क्लास लेते नहीं मिलेंगे, कभी होमवर्क नहीं करते मिलेंगे, मतलब 2-4% रेयर हो सकते हैं। जेई एडवांस में मेरे मैथ में क्वालिफाई नहीं हुआ था, ठीक है, क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि मेरा मैथ के अंदर बहुत बुरा हाल था, आज भी है। मतलब मेरे मेंस के अंदर -4 नंबर थे, लेकिन एनआईटी के अंदर इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप एक सब्जेक्ट फेल कर गए तो एनआईटी मिल गई थी। आईआईटी के अंदर तीनों पास करने पड़ते, तो मैथ में फेल हो गया उधर, तो ऐसे हो गया था। तो ये चीज है। तो एंट्रोपी लड़कों की ज्यादा है इस मामले में, कि कोई डिसिप्लिन डिसऑर्डर नहीं है, एंट्रोपी पे रहते हैं, मेरे पे नहीं जाते हैं। भटकाया मत करो बातों में। ठीक है, शिवम कुमार कह रहे सर ऐसा नहीं है, मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ, और उठ के फिर व्यायाम करता हूँ, और फिर 3 घंटे पढ़ भी लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा है। तो कुछ मैं कह रहा हूँ 2% बच्चे होते हैं जो ये रेयर काम भी करते हैं। मेरा एक मित्र था, वो भी 4 बजे उठता था, व्यायाम करता था, पढ़ता था, लेकिन उसने ये पूरी साल तो किया व्यायाम वगैरह। मेरी आवाज चली गई क्या? तो उसने पूरी साल तो किया, और पेपर से 2 महीने पहले ना छोड़ दिया सब कुछ। फिर उसको लगा कि मुझे सब आता है, 2 महीने पहले पढ़ना छोड़ दिया। उसके मेरे से भी कम नंबर आए थे, मेरे से भी कम नंबर आए। मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड ही है वो, मान लो। अब तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, बातें इस चीजों पे आगे तो इतना ही है। चलो एंट्रोपी समझ ली ना, एंट्रोपी फॉर्मूले वगैरह बाद में समझ लेंगे, क्योंकि